आसमान खा गया या जमीन निकल गई। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हमारी अर्थ, हमारी जमीन में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जहाँ पर ये वाकई होता है। ये हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट में मौजूद है और ये हिस्सा यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से होता हुआ पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा के दरमियान फैला हुआ है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसी वजह से इसको कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन इस मकाम पर, इस एरिया पर जो वाकयात, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी बुनियाद पर इसको कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, शैतान का ट्रायंगल। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बात कब शुरू हुई? ये बात है 1950 यानी 1950 की, कि जब यूएस मीडिया में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हल्की फुल्की बात होना शुरू हुई। लेकिन इसको लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल तब कहना शुरू किया कि जब वेस्ली ने अपने एक आर्टिकल शाया किया एगोसी मैगजीन में। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसी जगह मौजूद है जहां अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं, और इस आर्टिकल को उन्होंने नाम दिया डेडली बरमूदा ट्रायंगल। तब से लोग इसे जानना शुरू हो गए बरमूदा ट्रायंगल के नाम से। तो इस एरिया की सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि आप इस एरिया में जाओ तो कहीं रेडियो काम न करे, तो कभी कंपास खराब हो जाए, कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए, और कभी तो एरोप्लेन्स और शिप्स गायब होने शुरू हो जाए। अब इस एरिया में आदमी हो या शिप या जहाज, हर चीज गायब हो रही थी, और गायब भी इस तरह हो रही थी कि उनका एक टुकड़ा, सिंगल पीस तक नहीं मिल रहा था। जब वाकयात हो रहे थे तो लोगों ने अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ सी मॉन्स्टर यानी समुद्री जिन हैं, तो किसी ने कहा कि यहाँ एलियंस का इन्फ्लुएंस है, तो किसी ने इसे इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेंसी से तशबीह दी। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अब गूगल पे सर्च करोगे बरमूदा ट्रायंगल, तो इस टॉपिक पर आपको जितनी डॉक्यूमेंट्रीज, जितनी बुक्स, जितनी वीडियोस मिलेंगी, शायद ही किसी और टॉपिक पे आपको मिल सके। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकलता है। 2 से 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम था ग्रिफिन, वो एक अनप्लैन्ड शॉर्टकट लेता है कि जल्दी पहुंचा जा सके। लेकिन इस शॉर्टकट में आता है बरमूदा ट्रायंगल का इलाका। जैसे ही कैप्टन ग्रिफिन बरमूदा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें एक छोटी सी बोर्ड नजर आती है कि जो अजीबो गरीब तरीके से खुद ब खुद चल रही थी। कैप्टन ग्रिफिन कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वहां कम्युनिकेट कर सके, वहां राब्ता कर सके। शुरू में तो सभी लोग डर रहे थे, लेकिन उसके बाद कैप्टन ने सभी लोगों को एतमाद में लिया और कुछ लोगों को स्पॉट में भेजा कि पता लगाया जा सके कि यहाँ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उस बोट में ना तो कैप्टन था और ना ही कोई दूसरा क्रू। हर चीज सलामत थी और कोई भी वहां मौजूद ना था। तो ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाएंगे, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको ट्रैप किया जा सके। लेकिन रास्ते में एक तूफान आता है और इस तूफान के दौरान इस शिद्दत में ये बोट गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान की शिद्दत कम होती है तो ये बोट दोबारा नजर आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जो लोग बोट को लेकर न्यूयॉर्क जा रहे थे वो सभी गायब हो गए। तो कैप्टन ग्रिफिन बड़े शॉक्ड हुए, वो अपनी शिप में वापस जाने लगे और अगले ही दिन ये खबर हर तरफ फैल गई। और फिर एक और शिप के साथ यही वाकया होता है। ये शिप का नाम है मैरी सेलेस्टे और ये बात है 9 नवंबर 1872 की, जब इस शिप को निकलना था न्यूयॉर्क से इटली की तरफ और इसको रास्ता अख्तियार करना था बरमूदा ट्रायंगल वाला, और ये शिप गायब हो जाती है। इसका कोई अता पता नहीं लगता। कुछ लोगों ने इसे बरमूदा ट्रायंगल के करीब तैरता देखा तो उन्होंने फौरन इन्फॉर्म किया। रेस्क्यू टीमें पहुंची, सभी शॉक्ड हो गए कि इसमें एक आदमी तक नहीं मौजूद था, न कैप्टन और न दीगर स्टाफ। लेकिन साजो सामान तो उसी हालत में मौजूद था, हत्ता कि डिनर टेबल पर खाना भी उसी शक्ल में था। लेकिन ये सब के सब आदमी कहाँ गए, आज तक इनका पता नहीं लगाया जा सका। उसके बाद एक और वाकया होता है 5 दिसंबर 1945 को, कि जब फ्लोरिडा से 5 फाइटर तैयारे निकलते हैं नेविगेशन और ये जो कम्बैट फाइटिंग की ट्रेनिंग होती है इसके लिए। इस ग्रुप को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19 का, और ये ग्रुप निकलता है इसमें सारे ट्रेनी थे और उनका एक कैप्टन था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था वो यूं था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे और चिकन रोक एक जगह है जिस पर ये बॉम्ब ग्रैंड बोम्बा से होते हुए ये दोबारा फ्लोरिडा पे आएंगे।
जब ये निकलते हैं तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके 2 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है। तो इनके लीडर यानी चार्ल्स इनसे राब्ता करते हैं और इन्हें कहते हैं कि ये मिशन कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स अपना कंपास निकालते हैं तो कंपास डायरेक्शन नहीं दे रहा था, यानी उसमें कुछ तकनीकी खराबी उन्हें महसूस हो रही थी। वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं, उसमें भी तकनीकी खराबी, और यानी कि तमाम 5 फाइटर तैयारों के जो ट्रेनी थे वो अपने अपने कंपास निकालते हैं। उन सबके कंपास खराब हो चुके थे, उन सबके कंपास कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे थे। और ग्राउंड की टीम जब इनकी डायरेक्शन को ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये डायरेक्शनलेस हो चुके हैं। वो इन्हें ढूंढने के लिए, इनका पता लगाने के लिए एक और तैयारा भेजते हैं और वो भी गायब हो जाता है। जो इस तैयारी का लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ 100 फीट की बुलंदी पर कोई जलता हुआ नजर आ रहा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं कि जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल को सर्वाइव किया हुआ है, ब्रूस वर्नन। ये वो वाहिद आदमी है कि जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल को सर्वाइव किया हुआ है। ये बागा से फ्लोरिडा रोजाना 1.5 घंटे का सफर तय करते। एक दिन वो बागा से फ्लोरिडा मामूल के मुताबिक आ रहे थे कि 10,000 की बुलंदी पर उन्हें अचानक महसूस हुआ कि मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। हालांकि पहले मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनके सफर के दौरान मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। वो घने बादलों के अंदर जाना शुरू हो गए और ये बादल आते चले जा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके प्लेन को कंट्रोल कर रही। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने प्लेन चलाना जारी रखा और तकरीबन 45 मिनट के सफर के बाद वो फ्लोरिडा पहुंच गए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, कि जो कि 1.5 घंटे का सफर अब 45 मिनट में तय हो चुका था। लेकिन हर कोई शॉक था क्योंकि ये 250 माइल्स का जो सफर था ये 1.5 घंटे में तय होना चाहिए था, जो कि 45 मिनट में तय हो चुका था, जो कि इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। सभी हैरान थे क्योंकि इस तरह के जो जहाज, जो तैयारे थे, उनकी अमूमन रफ्तार 180 माइल्स पर आवर हुआ करती थी, लेकिन 45 मिनट में ये सफर तय होना इम्पॉसिबल था। जब इस तैयारे का फ्यूल चेक किया गया, फ्यूल भी वैसे का वैसे था। अभी सभी शॉक हो चुके थे। अब आगे चलकर उन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था बियॉन्ड बरमूदा ट्रायंगल। यूं तो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं, कई स्टोरीज मौजूद हैं। आप गूगल पे सर्च करें तो आपको कई डॉक्यूमेंट्रीज, कई स्टोरीज और फिल्म्स तक मिल जाएंगी। लेकिन इसके पीछे फैक्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, ये जानेंगे हम किसी और वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई